वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल टैक्स के नोटिस के बारे में। सेल टैक्स का ये वाला जो नोटिस है ये मोस्टली पीपल्स को आता है जिनकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई होती है। इसमें डिफरेंट सिनेरियोज क्या बनते हैं, किस बेस पे ये जो सेल टैक्स का नोटिस आता है वो हम डिस्कस करेंगे। इस नोटिस को भी हम डिटेल से रीड करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। जी आज वाला जो नोटिस है नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न से रिलेटेड जो है नोटिस है। ये इसका जो नोटिस का सब्जेक्ट है वो मैं अभी आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये मैं रीड कर देता हूँ इसको। नोटिस अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 रीड विद सेक्शन 26 एंड 33 सब सेक्शन 1 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990। ये वाले जो सेक्शंस लिखे हुए हैं नोटिस के अंदर सेक्शन 11 है, 26 है, 33 है। ये सेक्शन जितने भी हैं ये आपने खुद रीड करने हैं। ये जब आप जाएंगे सेल टैक्स एक्ट 1990 में तो वहाँ पे आपको ये सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से रीड कर लें या फिर आप किसी भी टेक्स्ट बुक से रीड कर लें तो आपको ये वाले सेक्शंस मिल जाएंगे। आप इनको सबसे पहले अच्छी तरह रीड कर लें। जब आपको ये सेक्शंस अच्छी तरह समझ आ जाएंगे उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आएगी और हर चीज जो भी डिस्कस हम करेंगे उसकी भी अच्छी तरह समझ आएगी। तो ये वाला नोटिस है, इसमें टैक्स पेयर का जो नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये मैंने हाइड किया हुआ है। इस नोटिस को हम रीड कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न। सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस नोटिस का। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें जो है आपको बता देता हूँ रीड करने से पहले। ये सेक्शन जो है ये नोटिस आपको कब आता है। फर्ज कर लेंगे कि टैक्स पेयर है, उसकी टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई है, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई है और उसने रजिस्ट्रेशन करवा के कुछ अर्सा जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं। उसके बाद उसने अपनी टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी छोड़ दी हैं। तो इस केस में क्या होगा कि उसको कुछ अर्सा जब वो अपनी सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करेगा तो उसको ये वाला नोटिस आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि जब आपकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन होती है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है आप अपनी कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। कोई एक भी टैक्स रिटर्न आपने जो है सेल टैक्स रिटर्न रजिस्ट्रेशन के बाद फाइल नहीं की तो कुछ अरसे के बाद आपको ये वाला नोटिस आ जाता है। जब ये नोटिस आ जाता है, चाहे आपने कुछ अरसा सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं उसके बाद छोड़ दी हैं, फिर दोबारा आप जब करने जाएंगे सेल टैक्स रिटर्न्स को या फिर आपने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाई है, कभी भी कोई भी रिटर्न उसके बाद फाइल नहीं की, तो जब आप सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल करने चाहेंगे तो आपको ये वाला नोटिस आपके जो पोर्टल होता है एफपीआर का जहाँ पे आप सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं वहाँ पे आपको ये वाला नोटिस लाजमी मिलेगा। तो जब आप दोबारा सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल करने जाएंगे एक गैप के बाद तब आपको ये वाला नोटिस मिलेगा और साथ ही जब आप रिटर्न्स फाइल करना चाहेंगे मंथली सेल टैक्स रिटर्न तो आपको वो मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी कि आपकी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं हो सकती। वो किस वजह से नहीं हो सकती? क्योंकि इस नोटिस की वजह से आपकी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि आपने कुछ सेल टैक्स की रिटर्न जो है वो मिस की होती हैं। रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद आपने फाइल नहीं की होती कोई भी रिटर्न या कुछ अरसा आपने दरमियान में से अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना छोड़ दी हैं तो उस वजह से आपको ये नोटिस आ जाता है और आपकी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। इसकी वजह से आप कोई भी अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो जब आपने अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, तो उसके लिए आपको इस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ता है। इसके साथ एविडेंस वगैरह अटैच करने पड़ते हैं। इसकी प्रॉपर आपने सबमिशन करनी है कमिश्नर के पास जिसने ये नोटिस इशू किया होगा और वहां से ये सारी चीजें जो है वेरीफाई होंगे, प्रॉपर वैलिड रीजंस की बेस पे वेरीफाई होंगी। इसमें सिनेरियो या फिर ये बनेगा कि आपको ये जो आपने रिटर्न्स नहीं फाइल की इनके बेस पे आपको जो भी पेनल्टी वगैरह लगेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी और डिफॉल्ट सरचार्ज जो भी बनता होगा वो पे करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई वैलिड जेन्युइन रीजन बनती है तो मे बी कमिश्नर जो है वो ये डिसीजन दे दे कि आप पेनल्टी भी आपकी माफ कर दे और आपका जो है डिफॉल्ट सरचार्ज है वो भी आपको माफ कर दे। लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। मोस्टली जब आपको ये नोटिस आ जाता है तो फिर आपका पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ता है। बहुत ही कम रीजंस ऐसी होती हैं जिनकी बेस पे आपको ये दोनों माफ हो जाते हैं या दोनों में से कोई एक चीज जो है आपको पे करनी पड़ती है, या पेनल्टी पे करनी पड़ती है या डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों चीजें जो है आपको माफ की जाती हैं। अदरवाइज आपको ये दोनों चीजें जो है पे करनी पड़ती हैं या दोनों में से कोई एक चीज जो है आपको पे करनी पड़ती है और आपकी जो पेंडिंग रिटर्न होती हैं वो भी आपको सारी की सारी फाइल करनी पड़ती हैं। तो ये इस तरह का केस बनता है, इस तरह का सिनेरियो बनता है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस बेस पे ये जो है आपको ये वाला नोटिस आता है। अभी हम ये नोटिस रीड कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका एक प्रॉपर रिप्लाई बनाना सीखेंगे कि जब आपको ये वाला नोटिस आ जाता है तो
आप इसको किस तरह डील करेंगे, इस नोटिस को किस तरह ख़त्म करवाएंगे, इसका आपने प्रॉपर रिप्लाई कैसे बनाना है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच करके आपने सबमिशन करनी है कमिश्नर के पास और हेयरिंग करनी है, ताकि आपका ये वाला जो नोटिस है ये ख़त्म हो जाए, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स पे वो ख़त्म हो जाए और आप आसानी से जो है अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स लिखा हुआ है, उसके बाद प्लीज रेफर टू दी सब्जेक्ट साइटेड अबव, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एज पर एनालिसिस ऑफ सेल टैक्स प्रोफाइल डाटा अवेलेबल ऑन FBR ई पोर्टल इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव नॉट फाइल्ड मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स फॉर द पीरियड्स। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो FBR का पोर्टल था, ई पोर्टल है या FBR की वेबसाइट है, वहाँ पे जो आपका डाटा मौजूद था FBR के डाटाबेस में उसको हमने चेक किया है और आपकी जो मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स हैं वो कुछ मिस हैं। कौन सी मिस हैं? जिनका उन्होंने ये वाला हवाला दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने डेट ईयर भी मेंशन किया और साथ जो है उसके मंथ मेंशन किए हुए हैं कि इस ईयर की इस मंथ की रिटर्न जो है आपकी पेंडिंग है। यहाँ पे ये देखें 2017 ये ईयर है और ये 4 इसका मंथ है। 2017 ईयर है, 5 मंथ है, 6 मंथ है, 7 मंथ है, 8 मंथ की है, 9 की है। फिर उसके बाद जो है आपका जो है ईयर चेंज हो गया है 2019 में, फर्स्ट मंथ किया, सेकंड मंथ किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स्थ किया। ये इन्होंने बताया हुआ है कि इस ईयर के इस मंथ की आपकी रिटर्न जो है वो पेंडिंग है। उसके बाद लिखा हुआ है बाय दी ड्यू डेट्स एस्टैब्लिशिंग नॉन फाइलिंग ऑन योर पार्ट। वो कह रहा है कि इस मंथ की जो रिटर्न पेंडिंग है ये आपने विद इन ड्यू डेट जो है वो फाइल नहीं की हुई। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 6, 7 एंड 26 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट। वो कह रहे हैं कि आपने ये चीजें जो है मंथली रिटर्न जो है विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं की हुई, इसलिए आपने सेल टैक्स एक्ट जो है 1990 उसके सेक्शन 6, 7 और 26 की आपने वायलेशन किया। ये जो सेक्शन है 6, 7, 26 ये आप सेल टैक्स एक्ट 1990 में जाके खुद रीड करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह समझना है कि इन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है, फिर आपको इस नोटिस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जब आपको नोटिस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो फिर आप इसका रिप्लाई भी अच्छी तरह बना सकेंगे और हेयरिंग जब आपकी होगी कमिश्नर के साथ, जब आपने इस केस को डील करना होगा, आपका खुद का अगर है या आपकी किसी क्लाइंट का है, तो फिर आप सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह इनको बता सकेंगे ताकि आपका केस जो है, आपका पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और आपका ये केस जो है वो ख़त्म हो जाए और आपकी जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो भी ख़त्म हो जाए और आप आसानी से अपने मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकें। उसके बाद लिखा हुआ है रीड विद सेल टैक्स रूल 2016 विच अट्रैक्ट्स पेनल्टी ऑफ ₹10,000 अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 ऑफ सेट एक्ट 1990 एंड डिफॉल्ट सरचार्ज अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 1A अबाइड। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने ये जो सेक्शन पेनल्टी आपको लगी हुई है ये सेक्शन जो है 33 है सेल टैक्स एक्ट का, उसके अंडर आपको लगी हुई है। आप जाके आप ये सेक्शन जो है सेल टैक्स एक्ट 1990 में जाके ये सेक्शन 33 है इसको रीड करें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये पेनल्टी क्यों लगी है, किस रीज़न की बेस पे आपको ये पेनल्टी लगी है। ये जब आप सेक्शन रीड करेंगे अच्छी तरह तो आपकी समझ आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगाया, वो सेक्शन उसका 34 है। ये सेक्शन भी आपने अच्छी तरह रीड करना है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फाइल द सेल्स टैक्स रिटर्न्स थ्रू ई पोर्टल e.fbr.pk within 15 days from the date of issuance of this notice along with the penalty and the default surcharge due as per law। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ये जो 15 डेज जब ये आपको नोटिस इशू हो चुका है उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपने ये जो आपकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं ये आपने फाइल करनी है। ठीक है, फाइल कहाँ पे करनी है? e.fbr.pk। ये जो FBR का प्रीवियस पोर्टल होता था e.fbr.pk, जहाँ पे जाके आप अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है FBR की, प्रोविंशियल की मैं बात नहीं कर रहा, FBR की बात कर रहा हूँ। प्रोविंशियल की तो आपकी सेपरेट होती है ना, जैसे पंजाब में रजिस्ट्रेशन आप कोई प्रोविंशियल सर्विसेज दे रहे हैं तो पंजाब में आपकी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में होगी रजिस्ट्रेशन, तो आप उनके पोर्टल पे जाके मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। लेकिन ये सेल टैक्स रिटर्न जो है जो FBR की होती हैं, FBR से रिलेटेड होती हैं। जो आप प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं वो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं। ये जो FBR के ऊपर आप देती हैं यहाँ पे आपकी होती हैं ये गुड्स से रिलेटेड होती हैं। गुड्स की आपकी सेल परचेज जो हो रही होती है उससे रिलेटेड जो आपकी रिटर्न्स होती हैं वो आप FBR में फाइल कर रहे होते हैं। जो सर्विसेज होती हैं प्रोविंशियल लेवल की वो आप जाके वहाँ पे प्रोविंशियल लेवल की जो वेबसाइट्स होती हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज होती हैं वहाँ पे फाइल करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इश्यूएंस डेट जो हुई है इसकी कौन सी है, डॉक्यूमेंट डेट जो है 28 जन 2021 जो है, इस डेट को ये आपको नोटिस इशू है। इस डेट के 15 डेज के अंदर अंदर आपने ये जो है सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है लाजमी। अब यहाँ पे आपको ये नोटिस भी आया है कि आप अपनी प्रीवियस रिटर्न जो है वो
फाइल नहीं कर सकते, मतलब कि आपकी जब आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी होगी, लेकिन यहाँ पे नोटिस में कहा जा रहा है कि आपने अपनी मंथली रिटर्न्स फाइल करनी है। अब ये जो मंथली रिटर्न्स हैं पहले जो है आप e.fbr.pk के ऊपर फाइल करते थे उस पोर्टल के ऊपर, लेकिन अभी जो आपकी मंथली रिटर्न्स होती हैं सेल टैक्स की वो आप FBR का जो पोर्टल है, FBR की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप फाइल करते हैं जो कि fbr.gov.pk है, जो अभी न्यू इनका इंटरफेस है FBR का, वहां पे जाके आप फाइल करते हैं। पहले आप e.fbr पे फाइल करते थे। जो अभी आपकी रिस्ट्रिक्शन लगी होगी वो आप जब fbr.gov.pk वाली जो वेबसाइट है वहां पे जाके अपनी मंथली रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो वहां पे आपकी रिस्ट्रिक्शन लगी होगी, आपको मंथली जो करंट रिटर्न्स होंगी आपकी वो फाइल करने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे जिक्र हो रहा है प्रीवियस रिटर्न्स, प्रीवियस ईयर्स की जो रिटर्न्स आपकी पेंडिंग है वो उसकी बात हो रही है कि वो आप जाके फाइल करें। वो कहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि आप ई पोर्टल जो है e.fbr.pk इस पोर्टल पे ऊपर जाके फाइल करें, वहां पे जाके आप ये वाले रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। तो वहां पे जाके आपने ये वाले रिटर्न है नील फाइल करनी है, इसमें किसी किस्म का डाटा आपने इंसर्ट नहीं करना। तो अगर आप जो है मंथली रिटर्न आप प्रीवियस ईयर्स की आपकी आई हुई है तो आपने इनको नील फाइल कर देना है। प्रपोज रिटर्न होंगी आपकी, अगर आपने उन ये जो आपने मेंशन की हुई है आपके नोटिस में रिटर्न्स इस मंथ की पेंडिंग है, अगर इन मंथ्स में आपने किसी किस्म की सेल परचेज की होगी तो फिर आप डाटा उसका प्रॉपर वर्किंग करके इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज आप ये वाले रिटर्न जो हैं नील फाइल कर देंगे अगर आपने इन मंथ्स में किसी किस्म का कोई काम नहीं किया हुआ, तो आप इनको नील फाइल कर दें। तो बेहतर सोल्यूशन यही है कि आप इसमें डाटा फाइल करने की बजाय आप इनको नीली फाइल करें ताकि आप उनको जस्टिफिकेशन आपको बाद में ना देनी पड़े। अगर आप डाटा वाली फाइल करेंगे तो फिर इसके अंदर जो भी डाटा होगा, जो आपने सेल्स वगैरह की होंगी, सेल परचेज का डाटा होगा और बाकी जो भी चीज़ें आपने इंसर्ट की होंगी डाटा, फिर उसकी भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है। तो इससे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप इन मंथ्स की जो उन्होंने नोटिस में फाइल की होंगी, मेंशन की होंगी, आप वो वाली नील फाइल कर दें ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना हो। और जब वो जस्टिफिकेशन उसकी मांगे तो आप उनको कह सकते हैं कि इन मंथ्स के अंदर हमने किसी किस्म का कोई काम किया ही नहीं, हमने सेल परचेज की नहीं है, इसलिए हमने ये वाले रिटर्न जो हैं वो फाइल करना भूल गए थे। ये चीज़ लिखी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नो कंप्लायंस ऑन योर पार्ट विल लीड दिस ऑफिस टू डिटरमाइन द मिनिमम टैक्स लायबिलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन ड्यू एज पर लॉ। वो कह रहे हैं कि अगर आपने इस नोटिस की कंप्लायंस नहीं की विद इन ड्यू डेट, जो है आपने इसकी कंप्लायंस नहीं की, आप इसकी पेनल्टी वगैरह पे नहीं करते विद इन ड्यू डेट और डिफॉल्ट सरचार्ज भी पे नहीं करते और ये वाली रिटर्न जो पेंडिंग है ये भी फाइल नहीं करते, तो फिर ये होगा कि हम एक मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके मुताबिक हम एक आपकी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करेंगे, फिर आपको नोटिस इशू कर देंगे, फिर आपको वो वाली जो है पेनल्टी या जो भी टैक्स लायबिलिटी वो क्रिएट करेंगे न्यू अवेलेबल रिकॉर्ड की बेस पे, तो वो फिर पे करनी पड़ेगी टैक्स पेयर को। उसके बाद लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड इफ यू हैव एनी क्यूरी इन दिस रिगार्ड। लास्ट पॉइंट जो है उसमें उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो फिर आप जो भी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो भी आएगा जिसने ये वाला नोटिस इशू किया, आप उनसे या उनके स्टाफ से कॉन्टेक्ट करके जो भी आपकी क्यूरी वगैरह है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये वाला तो था नोटिस, टैक्स पेयर को ये वाला नोटिस आता है स्टेट को, लेकिन टैक्स पेयर इस चीज की जो है कंप्लायंस विद इन ड्यू डेट नहीं करता। इसके बाद टैक्स पेयर को इसका एक रिमाइंडर आ जाता है। रिमाइंडर में हम देख लेते हैं क्या चीजें लिखी हुई हैं। अब मैंने आपको पहले भी प्रीवियस भी हम नोटिस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 161 का नोटिस इशू किया और 129 का भी एक नोटिस इशू किया था और डिफरेंट नोटिस जो है डिस्कस किए हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई भी शो का नोटिस आता है तो उसके बाद एक दो रिमाइंडर आपको आते हैं और रिमाइंडर के बाद आपका ऑर्डर इशू हो जाता है। जब आपका ऑर्डर इशू हो जाता है तो फिर आपको अपील्स में जाना पड़ता है, तो फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है जब आपको ये नोटिस आ जाए तो आपने विद इन ड्यू डेट ये सारी चीज़ें जो है आपने प्रॉपर रिप्लाई रेडी करना है, उसके साथ एविडेंस वगैरह अटैच करके सबमिशन करनी है और प्रॉपर इसकी हियरिंग करके इसको जल्द से जल्द खत्म करवाना है। क्योंकि जैसे जैसे आपका नोटिस जो है वो पुराना होता जाएगा, रिमाइंडर्स आते जाएंगे, आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू हो जाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएंगी, फिर आपके एक्सपेंसेस वगैरह ज़्यादा होंगे ये चीज़ें सारी ख़त्म करने पे। तो इसको फिर रिमाइंडर आता है सेकंड रिमाइंडर, उसमें हम देख लेते हैं उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। रिमाइंडर में लिखा हुआ असाइनमेंट है, उसमें रिमाइंडर इशू लिखा हुआ है, इसके आगे उसकी डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं, फॉर्म किसने इशू किया हुआ, ये कमिश्नर का नेम है जिसने ये रिमाइंडर इशू किया। ये ऊपर वाला जो नोटिस आया है मेन वो वाला इस कमिश्नर ने इशू किया, ये जो लास्ट पे लिखी हुई है डिटेल सारी, इस कमिश्नर ने पहला जो शो का नोटिस था, जो पहला नोटिस आया जो अभी हमने रीड कर चुके हैं, वो वाला इस कमिश्नर ने इशू किया है
उसकी कंप्लाइंस विद इन ड्यू डेट टैक्स पेयर ने नहीं की। उसके बाद जो रिमाइंडर इशू हुआ है वो इस कमिश्नर ने इशू किया हुआ है। यहाँ पे 2 है, उसके बाद आगे टैक्स पेयर का नेम था जो मैंने हाइड किया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है रिमाइंडर में, माई डियर टैक्स पेयर रेफरेंस सब्जेक्ट। रेफरेंस सब्जेक्ट कौन सा है? जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स, और ये वाला जो नोटिस इशू हुआ है वो इसी को रेफर कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है वाइट दिस ऑफिस अर्लियर नोटिस इशूड एंड एज मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट यू आर अप्राइज्ड टू फाइल द मंथली सेल टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर। यही चीज वो दोबारा रेफरेंस के तौर पर लिख रहा है कि हमने आपको पहले जो है नेट टैक्स जो है नोटिस इशू किया हुआ है, उसमें हमने सारी चीजें बताई हुई हैं कि आपकी मंथली सेल टैक्स रिटर्न जो है वो पेंडिंग है, वो आपने विद इन ड्यू डेट फाइल करनी है और उसकी पेनल्टी और जो भी डिफॉल्ट सरचार्ज है वो भी आपने पे करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा है पर्सन ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिवील्स दैट सो फॉर यू हैव फेल्ड टू फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न टू द सब्जेक्ट मेंशन नोटिस। वो यहाँ पे कह रहा है कि हमने दोबारा जो आपका हमारे पास जो आपका रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको हमने दोबारा चेक किया है और हमें ये चीज मालूम हुई है कि आपको जो हमने नोटिस इशू किया था और हमने आपको कहा था कि अपनी सेल टैक्स की रिटर्न जो पेंडिंग है उनको विद इन ड्यू डेट फाइल करें, वो आपने अभी तक जो है वो फाइल नहीं की। उसके बाद लिखा हुआ है यू आर हियर बाई प्रोवाइडेड अनदर अपॉर्चुनिटी टू मेक कंप्लायंस ऑफ द सेड नोटिस। यहाँ पे वो रिमाइंडर के जरिए दोबारा वो कह रहा है कि हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको जो हमने नोटिस पहले इशू किया था उसकी कंप्लायंस जो है वो दोबारा कर ले। यहाँ पे असाइनमेंट डेट जो है उसमें लिखा हुआ है इस डेट को ये वाला रिमाइंडर इशू हुआ है और उन्होंने कंप्लायंस डेट जो है ये वाली दी हुई है। पहली जो कंप्लायंस डेट हम देख लेते हैं, यहाँ पे ड्यू डेट जो थी वो वाली थी 12 Feb 2021, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 9 मार्च 2021 को ये रिमाइंडर इशू किया है और उसकी 9 मार्च ही कंप्लायंस डेट उसने रखी है। ये कंप्लायंस डेट सेम डेट की भी हो सकती है। रिमाइंडर्स में मोस्टली जो नोटिस मेन नोटिस आते हैं उसमें काफ़ी दिनों बाद की जो होती है आपकी कंप्लायंस डेट होती है, लेकिन रिमाइंडर्स में मोस्टली जो है वो सेम डेट भी हो जाती है या 1-2 दिन की कंप्लायंस डेट होती है। रिमाइंडर में ज़्यादा आपको कंप्लायंस डेट में गैप नहीं मिलता। मेन जो नोटिस वगैरह होगा उसमें ज़्यादा गैप मिल जाता है आपको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने में और रिप्लाई देने में। तो यही वो कह रहे हैं कि आपको जो कंप्लायंस डेट की डेट दी गई है उसके लिए आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आपकी जो न्यू कंप्लायंस डेट है उसके अंदर अंदर आप इसको अपनी रिटर्न्स को फाइल करें और पेनल्टी वगैरह जो भी आपकी बनती है वो पे करें। उसके बाद लिखा हुआ है फेलिंग विच इट विल बी कंस्ट्रूड दैट यू हैव नथिंग टू ऑफर इन योर डिफेंस, हेंस फर्दर एप्रोप्रिएट एक्शन अंडर द लॉ शैल बी टेकन फॉरथविथ इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप विद इन ड्यू डेट जो है कंप्लायंस नहीं करते, आपको हम सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसके बावजूद आप जो है विद इन ड्यू डेट कंप्लायंस नहीं करते, अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं करते और पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज जो भी है वो पे नहीं करते, तो फिर हम जो है आपके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन लेंगे। जो भी बनता होगा अकॉर्डिंग टू लॉ वो हम आपके अगेंस्ट लेंगे। क्योंकि इसका मतलब यही समझा जाएगा अगर आप विद इन ड्यू डेट आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी दी गई है, आप इसके बावजूद भी कोई भी रिप्लाई वगैरह या आपका जो रिटर्न है फाइल नहीं करते, पेनल्टी नहीं पे करते, तो हम यही समझेंगे कि आप अपने डिफेंस में कोई चीज भी प्रोवाइड करना नहीं चाह रहे। तो फिर हम जो भी लॉ में पॉसिबिलिटीज बनती हैं उसके मुताबिक आपके अगेंस्ट जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये चीजें लिखी हुई हैं टैक्स नोटिस में। यहाँ पे आपका टैक्स नोटिस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे जो कमिश्नर है उसने जो नोटिस पहला इशू किया था उसकी डिटेल सारी लिखी हुई है। तो ये चीजें लिखी हुई हैं मंथली सेल टैक्स रिटर्न में। इसमें जो नोटिस आता है नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली सेल टैक्स रिटर्न का, ये चीजें जो है हमने सारी रीड कर ली हैं। सिनेरियो क्या बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस सिनेरियो की बेस पे आपको ये नोटिस आ सकता है। तो इसका रिमाइंडर भी हमने रीड कर लिया, उसमें भी जो चीजें थी वो भी हमने रीड कर ली हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम इस टैक्स नोटिस का जो है प्रॉपर रिप्लाई बनाना सीखेंगे, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन देंगे और हम इस नोटिस के मुताबिक सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ एविडेंस वगैरह अटैच करेंगे, एविडेंस वगैरह सारे अटैच करेंगे ताकि हमारा ये वाला जो नोटिस है ये खत्म हो और हमारी जो मंथली सेल टैक्स की रिटर्न्स की अभी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगी हुई हैं वो भी खत्म हो और हम अपनी मंथली जो नेक्स्ट कंटिन्यूस मंथ होंगे उनकी अपनी रिटर्न जो हैं वो विद इन ड्यू डेट फाइल कर सकें। तो ये चीजें थी इस नोटिस में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिप्लाई बनाना जो है वो प्रॉपर सीखेंगे और आपके साथ मैं सारी चीजें शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।